सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद 21 मार्च की शाम तक सारे आंकड़े और जानकारियां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखा और पढ़ा जा सकेगा। सुना है चुनावी बॉन्ड से बीजेपी की झोली भरने वाले धन्ना सेठ, कारोबारी, उद्योगपति और तमाम शेल कंपनियों के कर्ता धर्ता सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से बहुत बेचैन है, परेशान है। अब तक तो ये सब दाता बनकर बीजेपी और बाकी पार्टियों का खाता भर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले के बाद दाता और खाता का नाता जनता के सामने आने वाला है। वो मुहावरा है ना, कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो बकरे की अम्मा सिर्फ 2 दिन अब खैर मना सकती है। 21 मार्च की शाम 5 बजे से 5 बजे के बाद से दाता और खाता का कनेक्शन देश के सामने ठोस सबूत के साथ आने लगेगा। अब तक बाएं दाएं करके जो लोग बच रहे थे, लेकिन अब चुनावी बॉन्ड के नंबर के साथ दानवीरों के नाम भी सामने आ जाएंगे और लाभार्थियों के नाम भी। यही सब देश में चल रहा है। दानदाताओं और लाभार्थियों के नकाब 21 मार्च की शाम 5 बजे के बाद से उतरने लगेंगे और यही डर था कि एसबीआई की तरफ से जानकारियां छिपाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने की कोशिशें हो रही थी। हरीश साल्वे जैसे महंगे वकील जो एक एक दिन कोर्ट में हाजिर होने के लाखों रुपए लेते हैं, शायद आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी फीस कितनी है। एसबीआई की पैरवी कर रहे थे। कल कुछ बड़े वकील भी जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने खड़े होकर बॉन्ड का नंबर जारी नहीं करने के पक्ष में दलीलें दे रहे थे। मैथ्यूज नेंदुम्पारा नाम के एक वकील साहब चीफ जस्टिस से जिरह करने लगे कि इतना बड़ा फैसला लोगों की पीठ के पीछे हो गया है। उन्हें चीफ जस्टिस ने रोकने की कोशिश की तो वकील साहब कुछ ऊंची आवाज में बोलने लगे, जिरह करने लगे, रुक नहीं रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि भरी अदालत में उन्हें चीफ जस्टिस की ऐसी फटकार मिली। चीफ जस्टिस ने डांट कर कहा कि आप कोर्ट में हैं, ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। इससे पहले उद्योगपतियों की संस्था फिक्की और एसोचैम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को भी सीजेआई ने कह दिया, आप बहुत देर से आए, हम फैसला दे चुके हैं, अब कुछ नहीं सुन सकते। रोहतगी साहब सेठों, साहूकारों, कारोबारियों, उद्योगपतियों की तरफ से कोर्ट में इसलिए हाजिर हुए थे ताकि फैसले से रोका जाए। कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तेवर की खबर देश के चैनलों पर न के बराबर चली। कहीं रस्म अदायगी अगर हुई होगी तो मुझे नहीं पता, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से लगभग 8,700 करोड़ मिले हैं। बाकी सारी पार्टियों को बॉन्ड के जरिए जितना चंदा मिला उससे ज्यादा या उतना अकेले बीजेपी को मिला है। खास बात यह है कि बीजेपी के मुताबिक उसने दानवीरों की कोई फाइल मेंटेन नहीं की है, नहीं इसकी जरूरत उसने समझी। पैसे देने वाले ने दे दिए, बीजेपी ने ले लिए, बात खत्म। कई कंपनियों की फाइलें खंगाल कर तमाम खोजी रिपोर्टर हर रोज खुलासे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 2019 के चुनावी महीने में लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, बीजेपी को कैसे 3,000 करोड़ का चंदा मिल गया 2 महीने में। कैसे दागदार कंपनियों ने छापे के पहले या छापे के बाद बीजेपी की झोली अरबों के बॉन्ड से भर दी। बदले में किसी को ठेका मिला होगा, किसी को अभयदान मिला होगा, कुछ तो कुछ प्रोको रहा होगा। राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं कि सीधे सीधे वसूली हो रही थी। चंदा लेने वाली पार्टी ने कभी यह नहीं सोचा था या कभी यह सोचा नहीं कि किससे चंदा ले रहे हैं, उसके पास कहां से पैसे आ रहे हैं, उसका धंधा क्या है, किस धंधे से पैसा निकालकर उन्हें चंदा कोई दे रहा है। कल ही न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि ड्रग क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई 7 दवा कंपनियों ने भी करोड़ों का बॉन्ड खरीद कर चंदा दिया। जरा सोचिए कि बॉन्ड के नाम पर चंदे का कैसा गोरख धंधा चल रहा था। आपकी जान के साथ खिलवाड़ करने वाली दवा कंपनियां आपके भाग्य विधाता नेताओं की पार्टियों को मालामाल करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। कोई पूछने और पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पकड़ने वाले के ऊपर या पकड़ने वाले के ऊपर पैसे लेकर उसे संरक्षण देने वाले लोग बैठे हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 30 दवा कंपनियों ने 1,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को चंदा दिया है। दवा कंपनियां, गौर कीजिएगा, कोविड काल में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है। इसमें 7 ऐसी कंपनियां हैं जिनके दवा या जिनके खिलाफ घटिया दवा बनाने के मामले चल रहे हैं। यहां तक कि कोरोना काल में हमारी आपकी जान बचाने के लिए जो दवाएं कंपनियां बना रही थी उसमें भी घटिया क्वालिटी का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों ने जमकर चंदा दिया है। गुजरात की दवा कंपनी ने, एक कंपनी है जिसका जिक्र किया है न्यूज लॉन्ड्री टीम ने, अकेले 77 करोड़ का बॉन्ड खरीदकर अपने आकाओं को समर्पित कर दिया। और जिस कंपनी की घटिया दवाई ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी,
ऐसी बहुत सारी कंपनियों के बारे में विस्तार से न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ मिनट और स्क्रोल के साझा प्रयास से जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है या और भी रिपोर्ट्स आ रही होगी, उसमें विस्तार से बताया गया है। और इन तीनों डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मिलकर प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से एक टीम बना ली है और इस टीम में करीब करीब 3 दर्जन रिपोर्टर्स और एडिटर्स हैं जो दिन रात चुनाव आयोग की तरफ से जो पन्ने जारी हो रहे हैं या हुए हैं उसमें गोते लगा रहे हैं ताकि आप तक बॉन्ड की हकीकत पहुंचे, आपको पता चले कि तपस्वी नेता लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव, क्विंट, स्क्रोल, द वायर, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री और इस तरह के और भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म समेत द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के रिपोर्टर दिन रात इन जानकारियों का मिलान करने में जुटे हैं ताकि दुनिया के सामने बॉन्ड लेने वाले और बॉन्ड देने वाले की हकीकत, असलियत सामने आ सके। क्विंट के ही 3 रिपोर्टर आदित्य मेनन, हिमांशी दहिया और फातिमा खान ने बीजेपी को मिले अरबों के चंदे की तह तक जाने के लिए बीजेपी की तरफ से जितनी सूचना दी गई है उसी में गोते लगाकर कुछ जानकारियां निकाली है। खासतौर से 12 अप्रैल 2019 से लेकर 10 मई 2019 के बीच के ट्रांजैक्शन की डिटेल की गहराई में जाने की कोशिश इन रिपोर्टर्स ने की है, क्योंकि उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और बॉन्ड के जरिए बीजेपी की झोली भरी जा रही थी। इन रिपोर्टर्स ने बीजेपी की तरफ से जो जानकारी दी गई और बॉन्ड के खरीदारों के बारे में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी आई, उन जानकारियों को, उन आंकड़ों को खंगाल कर काफी कुछ निकाला है। आप देख सकते हैं द क्विंट पर कोलकाता में 8 मई को खरीदा गया और कैसे मिलान करते हैं रिपोर्टर्स, अपने आप में यह बड़ा काम है। कोलकाता में 8 मई को बॉन्ड खरीदा गया, करीब 150 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी के खाते में जमा किए गए और इसकी तहकीकात क्विंट ने कैसे की है जरा देखिए, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्विंट ने खरीदने वाले और जमा करने वाले का मिलान किया तो पाया कि 8 मई को कोलकाता की सिर्फ एक कंपनी ने इतने बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीदा। उस कंपनी का नाम था MKJ ग्रुप और 8 मई को ही मदन लाल प्राइवेट लिमिटेड ने 110 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। यह कंपनी भी MKJ ग्रुप का ही हिस्सा है। बहुत गड़बड़ झाला है, बहुत गोरख धंधा है, समझना पड़ेगा। इसी ग्रुप की एक और कंपनी कैवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने भी उसी दिन यानी 8 मई को 65 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। यह जानने के लिए कि यह बॉन्ड किसको मिला, क्विंट ने जमा करने वाली पार्टियों को जो डोनेशन मिला और उसके बारे में जो जानकारी मिली उसका मिलान किया तो पता चला कि गैर बीजेपी पार्टियों को 8 मई से 10 मई के बीच इतना चंदा ही नहीं मिला। किसी और कंपनी ने भी उन तारीखों को इतना बॉन्ड नहीं खरीदा। तो क्विंट के रिपोर्टर्स नतीजे पर पहुंचे कि यह रकम बीजेपी को मिली थी। इसी तरह से रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई ने जानकारी दी नहीं थी। इसी तरह से 10 मई को भी इसी ग्रुप ने बीजेपी के लिए 74 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। एसबीआई ने अगर बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां छिपाई नहीं होती तो इन रिपोर्टर्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे मदन लाल, 2 करोड़ से कम का मुनाफा और 225 करोड़ दान। ऐसी कंपनियों के खुलासे हो रहे हैं जिसने अपनी औकात से कई गुना ज्यादा चंदा दिया या जिनके पीछे कोई बड़ी कंपनी है। चंदा देने वाली कंपनी किसी बड़े सेठ का मुखौटा कंपनी हो सकती है या शेल कंपनी हो सकती है। शायद यह भी वजह है कि देश के सबसे बड़े सेठों का नाम चंदा देने वालों की लिस्ट में नहीं है। अब जैसे कंपनी है क्विक सप्लाई चेन, इस कंपनी ने एक ही दिन में बीजेपी को 200 करोड़ का बॉन्ड खरीद कर दिया है। 5 राज्यों में हुए चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2022 में इस कंपनी ने बीजेपी को इतने पैसे दिए। द क्विंट में फातिमा खान की रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक बीजेपी ने अपने डोनर्स के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन 17 मार्च के चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई 17 मार्च को, उन जानकारियों में इतना बताया गया किस शहर की कंपनी ने किस तारीख में कितने का बॉन्ड खरीदा। क्विंट की रिपोर्टर ने दस्तावेज खंगाला, मिलान किया तो पता चल गया कि 5 जनवरी 2022 को मुंबई की एकमात्र कंपनी क्विक सप्लाई चेन ने 1 करोड़ के 225 बॉन्ड खरीदे। देखिए कितना दुरूह काम है। उसी दिन 2 और कंपनियों ने भी बॉन्ड खरीदा, लेकिन बॉन्ड का वैल्यू सिर्फ 7 करोड़ या 5 करोड़ था। इससे अंदाजा लग गया। रिपोर्टर्स ने जोड़ा, डॉट कनेक्ट किया कि बीजेपी को एक दिन में 200 करोड़ देने वाली कंपनी क्विक सप्लाई चेन ही है। क्विंट ने ही यह खुलासा किया है कि रिलायंस से जुड़ी इस कंपनी ने पहले भी 3 बार बॉन्ड खरीदे, मतलब कंपनी का रिश्ता रिलायंस से है। ये एस्टैब्लिश क्विंट ने किया और कुछ वेबसाइट्स ने किया और हर बार विधानसभा चुनाव के पहले ही इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे। क्विक सप्लाई ने 11 नवंबर 2022 को दूसरी बार हाई वैल्यू का बॉन्ड खरीदा, यानी लगभग 125 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। बीजेपी के रिकॉर्ड में दिखता है कि इसी दिन सेम अमाउंट का बॉन्ड रिसीव हुआ या दर्ज है।
किसी और कंपनी ने 125 करोड़ का बॉन्ड नहीं खरीदा, तो इससे मिलान हो जाता है कि बीजेपी को ये पैसे भी मिले। कितनी मेहनत ये रिपोर्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि एसबीआई ने छुपम छुपाई के खेल में आंकड़े जारी करने में देर की। क्विंट ने पूरी पड़ताल करके बताया है कि क्विक सप्लाई चेन नाम की कंपनी का रिलायंस से क्या रिश्ता है। वेयरहाउस और स्टोरेज के निर्माण से जुड़ी इस कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं। सबसे पुराने डायरेक्टर तापस मित्रा है, जो 25 और कंपनियों के भी डायरेक्टर हैं। यही खेल होता है इसमें, जिनमें से कई कंपनियां रिलायंस की हैं। इसी से साबित होता है कि कुछ कंपनियों का नाम दाताओं की लिस्ट में देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके पीछे अंबानी है या अडानी है या कोई और बड़ा सेठ है। कोई जरूरी थोड़ा ही है कि पैसे सीधे अडानी और अंबानी की कंपनियों से ही आए। दाएं से, बाएं से, इधर से, उधर से, किसी भी कंपनी से आ सकता है जिसके तार अंबानी अडानी से जुड़े हो सकते हैं। शेल कंपनी हो सकती है किसी भी सेठ की। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने भी चुनावी बॉन्ड के गोरख धंधे पर लगातार खुलासे किए और अब भी हर रोज उनकी खबरें आ रही है। ऐसे संस्थानों के पास मोदी मीडिया की तरह बड़ा न्यूज रूम भले ना हो, सैकड़ों करोड़ के तामझाम वाले इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, 50 रिपोर्टर और मेकअप पोत कर स्टूडियो से ज्ञान देने वाले एंकर ना हो, लेकिन हौसला है, खोजी प्रवृत्ति है और सच को उजागर करते रहने की नीयत है। आप कभी जाइए रिपोर्टर्स कलेक्टिव की वेबसाइट पर, आपको दर्जनों ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जो आपको हैरान कर देगी कि अरे बाप रे, बॉन्ड की आड़ में ये सब खेल चल रहा है और हमें पता ही नहीं है। हालांकि जिन्हें पता चल रहा है, उनकी सेहत पर भी शायद फर्क नहीं पड़े। कल ही रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है कि कैसे 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री और बॉन्ड के इस गोरख धंधे के जन्मदाता अरुण जेटली ने एक्सपायर हो चुके बॉन्ड को भुनाने के लिए एसबीआई को फरमान जारी किया था। 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले 10 करोड़ के इस बॉन्ड को भुनाने की मियाद खत्म हो गई थी। गौर से सुनिएगा, लेकिन जेटली के दबाव में एसबीआई ने इसे कैश में कन्वर्ट करना जरूरी समझा या करने को मजबूर हुआ। जाहिर है, खाता बीजेपी का था, दाता जो भी हो, बॉन्ड के जन्मदाता जेटली साहब का आदेश था कि एसबीआई को यह करना है, तो एसबीआई क्या कर लेता। अब जरा सोचिए, अगर बॉन्ड को भुनाने की मियाद तय कर दी गई कि खरीदने के 15 दिन के भीतर इसे इनकैश कराना है, तो फिर अपने लिए आप नियम भी बदल देंगे या नियम को ताक पर रखकर जो मर्जी वो करवा लेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, फैसला आपका, कुछ भी हो सकता है। कई कंपनियों ने अपने प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा चंदा दिया है, तो सवाल उठेगा कि कहां से दिया। जो कंपनी अपना प्रॉफिट 2 करोड़ दिखाती हो, वो कंपनी 225 करोड़ या 200 करोड़ का चंदा कैसे दे सकती है? या जो प्रॉफिट कम दिखाकर अरबों का काला धन कमाया जा रहा है, या फिर अरबों के काले धन को शेल कंपनियों के जरिए पार्टी तक पहुंचाया जा रहा है, या चंदा देते वक्त ऐसी कंपनियों के लिए कारू का खजाना खुल जाता है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जांच होगी क्या? अब यह बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 21 तारीख की शाम को जब आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जानकारियां, जो यूनिक नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, उसके साथ जानकारियां आएगी, उसके बाद अगर उसमें मिलान करके एसबीआई नहीं भी देगा, जो नहीं ही देगा शायद, तो भी यही रिपोर्टर्स, ऐसे दर्जनों रिपोर्टर्स अगले 24 घंटे में, माफ करें, ये मिलान करके दुनिया को बता पाएंगे, शायद कुछ घंटों के भीतर भी बहुतों के नाम, कि इसमें किसने किसको पैसा दिया स्पेसिफिक। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या बात खत्म हो जाएगी? क्योंकि अब तो चुनाव का ऐलान भी हो गया है। अभी मैंने परसों ही प्रशांत भूषण, जो इस मामले में एडवोकेट हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में दलील भी दे रहे थे, प्रशांत भूषण से मैंने बात की थी यही, कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जांच होगी, पता चलेगा कोई क्विड प्रो को था, कुछ लेन देन हुआ, कुछ गिव एंड टेक था, किसी काम के बदले, ठेके के बदले चंदा दिया गया, या छापे से डरकर चंदा दिया गया। ये क्या खेल हो रहा था? तो प्रशांत भूषण ने कहा यह तभी मुमकिन है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कि इसमें खेल क्या हो रहा था, क्विड प्रो को क्या था, जब जांच हो। और वो जांच तभी सही नतीजे पर पहुंचेगी जब वो जांच एसआईटी करे, और उस एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट करे, कोई रिटायर्ड जज, कोई अधिकारी, और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। ऐसी जांचें पहले हुई है। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे आगे आने वाले दिनों में, अगर जरूरत पड़ी, कि एसआईटी का गठन होना चाहिए। मैं चाहता हूं छोटा सा हिस्सा प्रशांत भूषण के उस इंटरव्यू का भी आप सुनिए। ये पता चलना कि चलिए इन कंपनियों ने, जब हम डॉट्स मिलाएंगे अगर नंबर के साथ, जो जब आ जाएगा, इन कंपनियों ने खरीदा और इन कंपनियों का बॉन्ड बीजेपी ने इनकैश किया। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि इसमें क्विड प्रो को है, वसूली है, या एक्सटॉर्शन है, जो राहुल गांधी ने कहा, या बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये तो एसआईटी के जरिए
साबित हो पाएगा अगर एसआईटी जांच करेगी, लेकिन क्या एसआईटी की जांच होगी? देखिए, कायदे से तो इतने बड़े घोटाले में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही उजागर हुआ है, इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एसआईटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एजेंसीज तो बिल्कुल सरकार के कब्जे में है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। यही लोग तो वसूली कर रहे थे या वसूली करवा रहे थे सरकार के एजेंट्स के तरह। तो इसलिए इन लोगों के ऊपर तो जांच नहीं छोड़ी जा सकती। न ही पुलिस एजेंसीज के पास, जिनके पास ना तो इंडिपेंडेंस है और ना ही इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि इस तरह के मामले में ठोस जांच कर सके। तो इसमें बिल्कुल एक एसआईटी का गठन होना चाहिए, जिसमें कुछ ईमानदार रिटायर्ड सीबीआई के अफसर हों और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ही ये जांच होनी चाहिए। आप जो कह रहे जांच होनी चाहिए, तो ये एसआईटी के गठन का निर्देश जब सुप्रीम कोर्ट देगा तभी होगा, तो तभी हो क्या पाएगा। इसकी प्रक्रिया होगी? क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे? क्या प्रोसेस होगा, जरा दर्शकों को समझाने के लिए? नहीं, प्रोसेस तो वही होगा कि हम लोगों को एक पिटिशन फाइल करके मांग करनी पड़ेगी। जब ये सारी जब काफी ये नंबर्स की मैचिंग वगैरह हो जाए कि भाई देखिए ये तो काफी क्लियर एविडेंस है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और इसलिए इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, सरकार की तरफ से कौन इन्वॉल्व था, भाजपा का कौन इन्वॉल्व था, ईडी का कौन इन्वॉल्व था, इस पूरे रैकेट में कंपनी के लोग कौन इन्वॉल्व थे, जिससे उनका प्रोसिक्यूशन हो सके। तो फिलहाल अब हम सब 21 मार्च की शाम 5 बजे का इंतजार करेंगे, क्या डेटा आता है, क्या जानकारी आती है, और उसके बाद ये तमाम खोजी रिपोर्टर्स उन जानकारियों में गोता लगाकर क्या जानकारियां जुटाते हैं और देश के सामने क्या आता है, किन किन के चेहरों से नकाब उतरता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कहा, आज का वीडियो आप जैसे जो ऐसे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो पक्के वाले मोदी भक्त थे, उनके लिए है। ये सब जानकर, सुनकर, समझकर, इसके बाद भी आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं? आपको लगता है कि नहीं कि जब मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसके बाद ये तस्वीर, ये हकीकत, ये जानकारियां आती है, तो कितना फर्क है जुमले छोड़ने में, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 8,500 करोड़, 9,000 करोड़ का चंदा कैसे आ रहा पार्टी में? सोचिएगा जरा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।